आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के पहले अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियां। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये सभ्यता आज से 4,500 साल पहले अस्तित्व में रही थी, लेकिन फिर भी आज के समय से इसमें बहुत सी समानताएं देखने को मिलती हैं। आपने 11वीं क्लास में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। मेसोपोटामिया की यह सभ्यता जो दजला और फरात नदी के पास विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता की ही समकालीन यानी उसी के समय की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई सिंधु नदी के किनारे। यानी दोनों सभ्यताएं जो एक दूसरे की समकालीन हैं, दोनों ही नदियों के किनारे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ईंटें, मनके और अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये पूरा आपका अध्याय 11 उपविषयों में यानी सब टॉपिक्स में विभाजित है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल के बारे में, आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बारे में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एकदम नगरीय सभ्यता के रूप में उभरी। निर्वाह के तरीकों के बारे में बात करेंगे, निर्वाह यानी जीवन यापन, खान पान के तरीके। हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर के बारे में, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन यानी कि उस समाज के अंदर वर्गभेद था या नहीं था, अगर था तो इतिहासकारों ने उसका पता कैसे लगाया। शिल्प उत्पादन और माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, मोहरें, लिपि और बाट, प्राचीन सत्ता, क्योंकि ये इतनी विस्तृत, संगठित और नियोजित नगरीय सभ्यता थी जिससे लगता है कि कोई ना कोई सत्ता तो होगी जो नियम बनाती और निरीक्षण करती होगी। फिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और इस सभ्यता की अंत हुआ तो इसकी खोज कैसे हुई, और उसके बाद अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, क्योंकि जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल के अंतर्गत, जहां हम समझेंगे संस्कृति का अर्थ, पुरातात्विक साक्ष्य यानी वह कौन से सबूत थे जिनके आधार पर इसके इतिहास का निर्माण किया गया, और इस सभ्यता के नामकरण, आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता, निर्वाह के तरीकों के अंतर्गत जीवन यापन के तरीके जिसमें उनके खान पान संबंधी आदतें भी आती हैं, उनको पुरातत्वविदों ने कैसे जाना, और कृषि प्रौद्योगिकी यानी खेती की कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते थे, और पुरावस्तुएं यानी प्राचीन वस्तुओं की पहचान कैसे की गई। जब भी हम इतिहास के निर्माण की बात करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ ऐतिहासिक स्रोत यानी सबूत होते हैं जो उसकी समय की कहानी को गाते हैं, कहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास के स्रोतों में मोहरें हैं, आवास है यानी घर है, बर्तन है, आभूषण है और औजार हैं। ये सब हमारे लिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के स्रोत हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हड़प्पाई मोहर का चित्र जो इस सभ्यता की सबसे विशिष्ट यानी खास पुरावस्तु है। ये सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह मिलते हैं जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर भी इसके इतिहास के बारे में जो कुछ भी हमें पता है वो हमें इन सबूतों के अन्वेषण से ही पता है। अब हम आगे बढ़ें
उससे पहले हमें कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही महत्वपूर्ण संकल्पनाएं यानी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके आधार पर हमारी आगे की समझ विकसित होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल की। जब हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं तो सीधे से प्रश्न उठता है, संस्कृति का क्या अर्थ है? संस्कृति शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट यानी एक खास शैली की पुरावस्तुओं यानी प्राचीन वस्तुओं के समूह के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एक जैसे मन के, जैसे आप देख सकते हैं आज भी हम इस तरह के मनकों की माला पहनते हैं। जैसे आप देखिए आज भी ये फैशन में है चीज़ें, इनको हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो कहीं जो है ये उस समय के आप मन के देख सकते हो, तो हो सकता है कि उस तरह की माला उस समय में भी इस्तेमाल की जाती होगी। बाट है, फलक है, और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक समान कालखंड यानी एक ही टाइम में, जैसे कि ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है मोटा मोटी। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में जो एक जैसी मोहरें, मन के, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें मिली हैं, तो उनके आधार पर इस सभ्यता के इतिहास का निर्माण किया गया है। और आप देखिए यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो आज के पाकिस्तान में स्थित है, जम्मू है, गुजरात है, ये एक दूसरे से इतनी लंबी दूरी पर स्थित क्षेत्र है, लेकिन ये पूरी सभ्यता इस पूरे क्षेत्र में विस्तृत दिखाई देती है। और इस पूरे क्षेत्र में एक ही जैसे बाट, एक ही जैसे मनके, एक ही जैसे फलक बताते हैं कि एक ही सी संस्कृति इस पूरे क्षेत्र में थी। अब बात उठती है इस सभ्यता के नामकरण की। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता ही क्यों कहा गया? मोहनजोदाड़ो की सभ्यता या रंगपुर की सभ्यता या लोथल की सभ्यता भी तो कहा जा सकता था, लेकिन इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया कि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई। और उसके साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया स्थल था जिसके नाम पर इसका नामकरण किया गया। अब इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिनको कहा गया आरंभिक यानी शुरुआती हड़प्पा संस्कृति, और हड़प्पा संस्कृति के बाद वाले को कहा गया परवर्ती संस्कृति यानी इसके बाद की संस्कृति, और बीच में हुई हड़प्पा संस्कृति यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा संस्कृति को इन संस्कृतियों से अलग करने के लिए कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यहां पर एक प्रश्न फिर उठता है कि हम कुछ संस्कृतियों को हड़प्पा सभ्यता से पहले की यानी पूर्ववर्ती संस्कृति कैसे कह सकते हैं? तो उसका कारण यह है कि एक विशेष प्रकार के मृदभांड यानी बर्तन और इन संस्कृतियों में हमें हड़प्पा संस्कृति की तरह ही खेती के, पशुपालन के, शिल्पकारी के सबूत मिले हैं। ये बस्तियां आमतौर पर छोटी बस्तियां थी, जबकि हड़प्पा के विकसित स्तर पर हम बड़े स्थल भी अस्तित्व में पाते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है। लेकिन इससे पूर्व की संस्कृतियों में आमतौर पर छोटी बस्तियां ही होती थीं और बड़े आकार की संरचनाएं तो लगभग ना के बराबर थी। कई बार कुछ जगहों पर बहुत बड़े स्तर पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत मिले, और कई बार तो ऐसा लगा कि कुछ जगहों को ऐसे ही अचानक से छोड़ दिया गया। तो इससे लगता है कि शुरुआती हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच की जो क्रमबद्धता है वो कहीं टूट रही है। अब सिंध और चोलिस्तान, अब चोलिस्तान क्या है? चोलिस्तान यानी वो रेगिस्तानी इलाका जो पाकिस्तान के पंजाब के हिस्से में है, और उसका कुछ हिस्सा सिंध इलाके में भी है, वो भी पाकिस्तान में पड़ता है,
और बाकी हिस्सा भारत के आज के राजस्थान के क्षेत्र में है। तो ये पूरा इलाका जो है वो कहलाता है चोलिस्तान। आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुल बस्तियों की संख्या सिंध में 106 और चोलिस्तान में 229 मिली हैं। आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में है 52 उनकी संख्या, चोलिस्तान में है 37। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध में 65 और चोलिस्तान में 136। अब यहाँ पर आप देखिए मानचित्र 1 दिया है और मानचित्र 2 दिया है। दोनों का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो मानचित्र 1 जिसमें विकसित हड़प्पा पुरा स्थल दर्शाए गए हैं और मानचित्र 2 में आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र दर्शाए गए हैं। जब हम इन दोनों मानचित्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ स्थल जैसे कोटदीजी और आमरी दोनों में है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि विकसित हड़प्पा संस्कृति के कुछ ऐसे स्थल थे जो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति में भी थे और वो आगे भी रहे, यानी वो विकसित हड़प्पा के समय में भी अस्तित्व में थे। अब निर्वाह के तरीकों की अगर हम बात करें, निर्वाह यानी उनके जीवन यापन का तरीका, निर्वाह के तरीके बताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पुरा वनस्पतिज्ञों और पुरा प्राणी विज्ञानियों ने। क्योंकि आप ये सोचिए कि आज से 4,500 वर्ष पुरानी सभ्यता के खान पान के तरीके का हमने पता कैसे लगाया। अब बात उठती है कि पुरा वनस्पतिज्ञ कौन हुए? पुरा वनस्पतिज्ञ का अर्थ है वो विशेषज्ञ जो प्राचीन पेड़ पौधों और उनकी उपज का अध्ययन करते हैं। तो उस समय जब खुदाई में कुछ जले अनाज के दाने या बीज मिले तो पुरा वनस्पतिज्ञों ने उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि हड़प्पा वासियों के खान पान में इन चीज़ों का प्रयोग होता होगा, यानी उनकी आहार संबंधी आदतों के बारे में बताते हैं। सबूत के तौर पर हड़प्पा स्थलों में अनाज के दाने जो मिले उनमें गेहूं, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से मिले हैं। चावल के सबूत गुजरात में ही लोथल और रंगपुर हैं, वहां पर मिले हैं। हालांकि चावल के दाने कम मिले हैं। अब प्रश्न उठता है कि पुरा प्राणी विज्ञानी या जीव पुरातत्विद किन्हें कहा जाता है और इनका क्या काम था? तो प्राचीन जीव जंतुओं के अवशेषों, उनकी हड्डियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ कहलाते हैं पुरा प्राणी विज्ञानी या जीव पुरातत्विद। तो हड़प्पा स्थलों से मवेशियों की, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां मिली हैं। उनका अध्ययन करके पुरा जीव विज्ञानियों ने ये बताया कि ये सभी जानवर पालतू थे। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। जंगली प्रजातियों में जंगली सुअर, हिरन, घड़ियाल, इनकी हड्डियां मिली हैं। लेकिन ये बात आज भी हम निश्चित तौर पर नहीं जान पाए हैं और वो आज भी शोध का विषय है कि हड़प्पा के लोग खुद इन जानवरों का शिकार करते थे या शिकारी समुदायों से इनका मांस प्राप्त किया करते थे। जब हमने उनके खान पान की बात की तो अब एक सीधा सा प्रश्न उठता है, भाई खाने पीने की चीज़ें अचानक से तो पैदा हो नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं खेती तो होती होगी। अगर खेती होती थी तो ये हड़प्पा वासी खेती में वो कौन सी तकनीक का उपयोग करते थे? यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं पकी मिट्टी से बने बैल, मोहरों पर इनका उत्कीर्णित यानी जिसको खुरच करके पूरा उसको उकेरा जाता था। तो मोहरों पर रेखांकन है, मृण मूर्तियां मिली हैं इस बैल की, जो ये दर्शाता है कि खेत जोतने के लिए इन बैलों का प्रयोग तो जरूर हुआ करता होगा। और वास्तविक खेती के तकनीक के बारे में साफ साफ जानकारी मिलना बहुत ही कठिन है। आप यहाँ मानचित्र देख रहे हैं। मानचित्र में दिखाया गया हरियाणा में स्थित बनावली, जो कि हड़प्पा का एक विकसित स्थल है। यहाँ पर मिट्टी के बने हुए हल का प्रतिरूप मिला है। इसका मतलब है कि हल का उपयोग होता होगा। उसी तरह से इस मानचित्र में आप देख रहे हैं राजस्थान में स्थित कालीबंगन स्थल।
यहाँ पर जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं और उससे ये पता लगता है कि हो सकता है एक साथ दो अलग अलग फसलें भी उगाई जाती होंगी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं जिसमें दिखाया है कि चावल की खेती और मक्के की खेती एक साथ हो रही है। ये वर्तमान काल का है। तो इससे हमें एक बात ज़रूर समझ में आती है कि जिस तरह आज के युग में हम कई बार दो अलग अलग फसलों की खेती करते हैं, इस तरह की खेती उन दिनों में यानी आज से 4,500 वर्ष पहले भी हुआ करती थी। अब आप देखिए, इस चित्र में धातु का औजार दिख रहा है, लेकिन क्या इन औजारों का उपयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता था? ये आज भी शोध का विषय है। और अगर किया जाता था, तो क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या धातु के औजार का प्रयोग करते थे? ये भी अनुसंधान का विषय है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ज्यादातर हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में, यानी कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरत होती थी, क्योंकि केवल बारिश का पानी अपने आप में पर्याप्त नहीं था, तो ज्यादातर अर्धशुष्क क्षेत्र में थे, यानी सिंचाई की जरूरत पड़ती थी। यहाँ अफगानिस्तान के मानचित्र आप देख रहे हो, इसमें अफगानिस्तान में शोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल है जहां पर नहरों के होने के सबूत मिले हैं। लेकिन पंजाब और सिंध आप मानचित्र में देखिए, यहां पर नहरों के कोई भी अवशेष नहीं मिले, जबकि ये भी अर्धशुष्क इलाके में आता है। तो हो सकता है कि प्राचीन नहरें थी, अब तक गाद यानी मिट्टी से भर गई होंगी, क्योंकि बहुत प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं। और ये भी संभव है कि कुओं से पानी को खेतों में सिंचाई के लिए खींचा जाता हो, क्योंकि इस मानचित्र में आप देखिए गुजरात के धौलावीरा से जलाशय मिले हैं। हो सकता है कि इन जलाशयों का प्रयोग खेती के लिए पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता होगा। यहाँ पर आप हड़प्पा सभ्यता में मिली एक अवतल चक्की का चित्र देख रहे हैं। इसके बारे में पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने अपनी किताब फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदाड़ो, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि अवतल चक्कियां बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं और ऐसा लगता है कि अनाज पीसने के लिए यही एकमात्र साधन थी। आज की आटा चक्की के साथ आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। और ये चक्कियां अक्सर कैसी थी? कठोर, कंकरीले, अग्निज या बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी और ऐसा लगता है कि इनका बहुत प्रयोग किया गया। अब हम कैसे कह सकते हैं अधिक प्रयोग किया गया? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब बड़े पत्थर के ऊपर छोटा पत्थर लगातार चलाया जाता है, तो नीचे वाला जो पत्थर होता है वो ज्यादा घिस जाता है। जितना घिसा हुआ यानी उसका उतना अधिक प्रयोग हुआ है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि उसका जो तल है वो उत्तल है, यानी कि जब उत्तल होगा तो जमीन पर तो सीधे सीधे रखा नहीं जा सकेगा। तो उसको जमीन में टिकाने के लिए कैसे क्या करेंगे? जमीन में उसको मिट्टी में जमा करके रखा जाता होगा ताकि वह हिले नहीं। और वहां पर दो तरह की चक्कियां मिली हैं। एक तो वो जिन पर छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, और दूसरी वह चक्कियां जिनका प्रयोग सालन तरी बनाने के लिए या जड़ी बूटी या मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। और जो है आजकल भी जब हम देखते हैं, कभी कभी हमारे घरों में सिलबट्टा मिलता है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका ये तो धातु का आजकल अब हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें जो है हम कूटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से मुझे याद है कि जो हमारे घर में पत्थर का एक सिलबट्टा होता था जिस पे बनी हुई चटनी बहुत अच्छी लगती थी। तो इन दूसरी तरह के जो पत्थर है इनको नाम दे दिया गया सालन पत्थर। एक और बड़ी रोचक बात अर्नेस्ट मैके ने लिखी है। उन्होंने कहा कि मेरे बावर्ची ने कहा कि साहब ये पत्थर जो है रसोई में प्रयोग के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इस पर चटनी बनाऊंगा। तो संग्रहालय से उसने उधार इसको मांग लिया। अब बात उठती है कि जब भी हम किसी प्राचीन वस्तु के प्रयोग की बात करते हैं तो हम कहाँ से जाते हैं कि जो चीज़ हमें पता है उसी से जो नहीं पता अनजान चीज़ का हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाते हैं, यानी जो हमें पता है उसकी मदद से अज्ञात को जानने की कोशिश हम करते हैं।
तो अब चलिए, अब हम एक हड़प्पा सभ्यता के अगले उपविषय पर चलते हैं, और वो है शहरी केंद्रों का विकास। ऐसा ही एक केंद्र मोहनजोदाड़ो आप यहां मानचित्र में देख सकते हो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा हालांकि सबसे पहले खोजा गया स्थल था, वो भी वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल जो है वो मोहनजोदाड़ो है, जहां पर 1925 से खुदाई शुरू हुई। हड़प्पा में खुदाई 1921 में शुरू हुई थी, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के बारे में लिखा है कि इसे ईंटें चुराने वालों ने बुरी तरह से खराब कर दिया, और इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं ईंटें चुराने वालों की वजह से नष्ट हो गई। इसके विपरीत मोहनजोदाड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। अब यहाँ चित्र में मोहनजोदाड़ो का नक्शा है। इसमें आप जो देख रहे हैं उसमें छोटा हिस्सा है, उस पर लिखा है दुर्ग, और जो बड़ा हिस्सा है लेकिन थोड़ा नीचे है वो निचला शहर। यानी कि मोहनजोदाड़ो में बस्ती दो भागों में विभाजित थी, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया जिसे दुर्ग कहा गया, और दूसरा बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। दुर्ग की ऊंचाई के पीछे कारण था कि यहाँ की संरचनाएं बनाने से पहले चबूतरा, कच्ची ईंटों का चबूतरा बनाया गया, जिस वजह से दुर्ग ऊंचा हो गया। दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए दीवार से भी घेर दिया गया, शायद इसलिए कि वहां पर शासक वर्ग रहता था और उसको सुरक्षा की जरूरत थी। ज्यादातर हड़प्पा बस्तियों में दुर्ग मिले हैं, लेकिन उनके नियोजन में यानी प्लानिंग में विविधता है। जैसे गुजरात में मिले स्थल धौलावीरा और लोथल में पूरी बस्ती किलेबंद थी, और शहर के कई हिस्सों को दीवार से घेरकर अलग कर दिया गया था। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ तो नहीं था, लेकिन कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग में ऐसी संरचनाओं के सबूत भी मिले हैं जिनका उपयोग शायद सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। सार्वजनिक प्रयोजन यानी जहां सारी आम जनता भी मिलती थी, इकट्ठी होती थी, जैसे कि माल गोदाम है, विशाल स्नानागार है। इसके अलावा असेंबली हॉल और कमरे भी मिले हैं। माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना थी, केवल ईंटों के बने निचले हिस्से ही बचे हैं, जैसा कि आप चित्र में देख भी सकते हो सकता है ऊपरी हिस्सा लकड़ी का बना हो और बहुत पहले नष्ट हो गया हो, क्योंकि लकड़ी तो इतने हजारों साल तक रह नहीं पाएगी। दूसरी संरचना है विशाल स्नानागार। अब आप इस चित्र को देखिए ध्यान से, तो इस चित्र को देखकर पता लगता है कि ये एक आयताकार जलाशय है जिसके चारों ओर एक गलियारा बना हुआ है। चित्र में जलाशय में नीचे जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग से सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। एक और हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह आज के युग में स्विमिंग पूल को जलबद्ध किया जाता है ताकि पानी सारा बह ना जाए, उसी तरह आज से 4500 वर्ष पहले इस सभ्यता में भी जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे के प्रयोग से जलाशय को जलबद्ध किया गया था। इस जलाशय के तीनों ओर कमरे बने हुए हैं, जिसमें से एक कमरे में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसका मतलब है कि गंदे पानी की निकासी के लिए भी प्रावधान रखा गया था। इस जलाशय के उत्तर दिशा में गली के दूसरी ओर एक छोटी संरचना मिली है जिसमें 8 स्नान घर बने थे। यानी एक गलियारा है, उसके दोनों ओर 4 इस तरफ 4 इस तरफ स्नान घर, और हर स्नान घर से नालियां गलियारे के साथ बने एक नाले में मिलती थी जिससे कि गंदा पानी निकल जाए। हो सकता है विशाल स्नानागार का प्रयोग किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक कार्य के लिए होता होगा, क्योंकि इसके आसपास कई विशिष्ट संरचनाएं मिली हैं। अब यदि हम निचले शहर को देखें तो दुर्ग की तरह ही निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया था, और मकानों को बनाने से पहले चबूतरों का निर्माण किया गया। तो ये चबूतरे जो है वो नींव का काम करते होंगे, और अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक मजदूर रोज 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र चबूतरों को ही बनाने के लिए 40 लाख
श्रम दिवस यानी बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत पड़ती होगी। एक बार चबूतरा बन गया, उसके बाद शहर के सारे मकान इन्हीं चबूतरों के ऊपर बनते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले नियोजन यानी प्लानिंग की जाती थी, उसके बाद उसका कार्यान्वयन किया जाता था। नियोजन का एक और सबूत मिलता है हमें ईंटों के प्रयोग में। ईंटें चाहे धूप में सुखाकर चाहे भट्टी में पकाकर बनाई गई थी, लेकिन मकान बनाने में एक निश्चित अनुपात की ईंटों का ही प्रयोग होता था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 के अनुपात में होती थी। और घरों में प्रयुक्त औसत आकार की ईंटों का नाप था 7x14x28 सेंटीमीटर और शहर की दीवारों के निर्माण में प्रयुक्त हुई ईंटों का नाप था 10x20x40 सेंटीमीटर। हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषताओं में एक है बिल्कुल नियोजित जल निकास प्रणाली, जैसे आजकल होती है। सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में, जैसे चेस बोर्ड होता है, बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उसके बाद अगल बगल मकानों का निर्माण किया गया था। हर घर की कम से कम एक दीवार गली से लगी होती थी और घरों के गंदे पानी को गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाला गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। जैसे आजकल भी आप देखते हैं कि लंबे नाले पर ढक्कन लगे होते हैं, उन ढक्कनों को हटा करके सफाई की जाती है। कुछ जगहों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले गड्ढे में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नाली में बह जाता था। आजकल भी हम लोग जाली का उपयोग करते हैं कि मोटा मोटा कचरा रुक जाता है और पानी बह जाता है। बहुत लंबे नालों में कुछ दूरी पर सफाई के लिए हौदियां या गड्ढे बनाए गए थे। इस बात को इतिहासकार किस आधार पर पुष्ट करेंगे कि ऐसा होता था? क्योंकि सबूत के तौर पर हमें मिले हैं मलबे, खासकर रेत के छोटे छोटे ढेर, जो अक्सर निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले, जिससे ये पता लगता है कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं गया था। आज के युग से अगर हम इसकी तुलना करें तो बहुत समानता पाते हैं। ये जल निकास प्रणाली केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों में ही नहीं मिली है, छोटी छोटी बस्तियों में भी इसे अपनाया गया था। जैसे गुजरात में लोथल स्थल में घर बनाने के लिए कच्ची ईंटें और नालियों के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। मोहनजोदाड़ो के निचले शहर के घरों की अगर हम बसावट देखें, जैसा कि इस चित्र से भी पता लग रहा है कि बीच में आंगन है। इस आंगन का उपयोग खाना पकाने, कताई करने जैसे कामों के लिए होता होगा, खासकर गर्म और शुष्क मौसम में। गली की दीवार के साथ सटा स्नान घर है, जिसमें फर्श ईंटों का बना हुआ है और इसकी नाली दीवार के माध्यम से सड़क की नाली से जुड़ी हुई है। कुछ मकान 2 मंजिलें हैं। दूसरे तल तक या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और भूमि तल पर बने घर में खिड़कियां नहीं हैं। मुख्य द्वार से घर के अंदरूनी भाग या आंगन को सीधा नहीं देखा जा सकता। तो इन 2 बातों से, यानी निचले तल पर खिड़कियों का ना होना और मुख्य द्वार से अंदरूनी भाग या आंगन को सीधे ना देख पाने से लगता है कि हड़प्पा वासी अपनी एकांतता यानी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते होंगे। कई मकानों में कुएं मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में अनुमानतः लगभग 700 कुएं मिले हैं। घरों में कुएं ऐसे कमरों में बनाए गए थे जो मुख्य दरवाजे के पास था, जिससे आने जाने वाला राहगीर भी प्यास लगे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं से पानी पिया और आगे बढ़ गया। इस चित्र के द्वारा हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आता है कि घर की नाली दीवार के माध्यम से सड़क के मुख्य नाले में कैसे मिल रही है। तो आज हमने बात की पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल, जिसमें हमने समझा संस्कृति का अर्थ, पुरातात्विक साक्ष्य,
सभ्यता का नामकरण और आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता, निर्वाह के तरीके यानी उनकी आहार संबंधी आदतों को पुरातत्वविदों ने किस तरह से जाना, पुरावनस्पतिज्ञ और जीव पुरातत्वविदों का इसमें योगदान, उनकी खेती की तकनीक के बारे में और पुरावस्तुओं की पहचान के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर जिसके अंतर्गत निचला शहर और दुर्ग के बारे में, नालों के निर्माण के बारे में और गृह स्थापत्य यानी घर कैसे बने होते थे उसके बारे में हमने बात की। और हमने बात की माल गोदाम और विशाल स्नानागार के बारे में। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, मोहरे, लिपि और बाट, और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में। धन्यवाद।